हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी प्री की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इसरो के बारे में जाना था कि एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में इसरो से संबंधित, स्पेस से संबंधित क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और उसके पूरे फंक्शंस क्या हैं, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, इन सभी के बारे में हमने देखा था। आज हम इसरो से संबंधित किस प्रकार से पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सैटेलाइट इज डेवलप्ड बाय। देखिए, हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, पूरी जब हम इसरो की फंक्शनिंग देख रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने देखा था कि इसरो का काम क्या होता है। इसरो का काम है, मेनली इसरो का काम है ये रिसर्च करना। ठीक है, तो मेनली इसरो तो रिसर्च करेगी। रिसर्च के बाद इसके बाकी के जितने भी सेंटर हैं, जब हमने इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे सेंटर इसरो के नीचे काम करते हैं। तो उसमें से एक सेंटर था जो अहमदाबाद में स्थित था, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है। किसके लिए? इसरो के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है ये भी यहाँ पर आप समझ लीजिए। ये भी मैंने आपको बताया था हालांकि लास्ट लेक्चर में, लेकिन क्वेश्चन के साथ भी समझ लीजिए। ये इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है? सेंसर्स, ट्रांसपोंडर्स, कैमरास, ये सभी चीजें ये इसरो नहीं बनाता। इसरो के अंतर्गत एक संस्था है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यानी ऐसा कह सकते हैं कि इसरो के अंडर एक संस्था है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, जो ये इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करती है। जो भी, जैसे कि अगर आपने मंगल मिशन मूवी देखी हो, अगर आपने मिशन मंगल मूवी देखी हो तो उसमें भी जब वो ये बात करते हैं कि हम चंद्रयान 2 से इंस्ट्रूमेंट्स ले लेते हैं, सेंसर, ट्रांसपोंडर, कैमरास ले लेते हैं, तब भी वो अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का नाम लेते हैं कि हमें वहाँ से ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, हम चंद्रयान 2 से ये वाली चीज़ ले लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स कौन बनाता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसरो इज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों इसमें कंफ्यूजन आने की गुंजाइश है? कंफ्यूजन आने की गुंजाइश इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो 1962 में चालू हुआ था और 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट टल्स से छोड़ा गया था। ओके, तो कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जब 1962 में स्पेस प्रोग्राम चालू हो गया था तो हो सकता है 1962 में ही इसरो का गठन हो गया हो, उसके अंतर्गत ही स्पेस प्रोग्राम चालू किया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है। विक्रम साराभाई ने 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इंडियन स्पेस प्रोग्राम चालू हुआ था, लेकिन इसरो का जो गठन है वो 1969 में हुआ था। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम 1962 में चालू हुआ है, तो हो सकता है कि इसरो का गठन भी 62 में हुआ हो, लेकिन ये चीज हमको याद रखनी है कि इसरो का जो गठन है वो 1969 में हुआ था, ना कि 1962 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए इस बार से पीएससी प्री ने क्या किया है, पीएससी आयोग ने क्या किया है, इस प्रकार के क्वेश्चनों पर भी फोकस किया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों पर भी फोकस किया है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस पर फोकस किया है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पर फोकस किया है। तो मैंने भी कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स और असर्शन रीजन वाले डालने का यहाँ पर प्रयास किया है। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, ये स्पेस लिखा हो गया है, ये स्पेस है, स्पेस। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज स्टार्टेड इन 1962। अब भी मैंने 2 मिनट पहले आपसे ये बात करी, 2 मिनट पहले बताया कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कब चालू हुआ था? 1962
1962 में इंडिया का स्पेस प्रोग्राम चालू हुआ था, बिल्कुल सही। अभी तक तो स्टेटमेंट सही दिख रहा है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, बिल्कुल सही। अभी मैंने ये चीज आपको बताई कि 1962 में डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की अध्यक्षता में इंडिया का स्पेस प्रोग्राम चालू किया गया था, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, अभी तक हमको ये मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आंसर पर पहुंच गए। अभी हमको स्टेटमेंट 2 भी पढ़ना है। स्टेटमेंट 2 क्या है? फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट जो है, परिज्ञापी रॉकेट, पहला साउंडिंग रॉकेट जो है वो टल्स से छोड़ा गया था। टल्स मतलब थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि क्या है टल्स का फुल फॉर्म। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया था। और स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा क्या है कि पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में तो छोड़ा गया है, लेकिन कहां से छोड़ा गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से छोड़ा गया था। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर का ही नाम क्या हो गया है? अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया है। तो और कुछ नहीं किया उन्होंने, टल्स का जो नया नाम है वो स्टेटमेंट में डाल दिया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, गलत नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्या किया है, क्वेश्चन में क्या चेंजेस है, यहां पर उन्होंने टल्स का नया नाम लिख दिया है। टल्स जो है उसका नया नाम, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर का नाम क्या कर दिया है? अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कर दिया है। और बिल्कुल सही बात है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी टल्स से ही 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया था। यानी कि अभी तक दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हमें क्वेश्चन देखना है। अभी देखिए, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, इन क्वेश्चनों को करने का तरीका यही है कि आपने देख लिया दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट ये लगाया है आंसर के बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अभी आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अभी आपने स्टेटमेंट पढ़े। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन तो अब है Which of them are correct? इनमें से कौन से सही हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, यहां पर वो लिख के दे देगा Which of them is incorrect? और अगर यहां इनकरेक्ट होगा और आप ये वाला लगाए आएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज का ध्यान देना है आपको कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट। वैसे तो आजकल क्या होता है, ये वाली चीज को बोल्ड कर देते हैं, यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, इस चीज को बोल्ड कर देती है कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। लेकिन बाई चांस कभी इस चीज को उन्होंने बोल्ड नहीं किया तो आपको ध्यान रखने वाली चीज यही चीज है। ये तो आपको पता करना है सही है या नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंटली क्या पता करना है आपको, ये वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ करेक्ट पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें ये बिल्कुल आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि 1 इज करेक्ट 2 इज फॉल्स है। नहीं, दूसरा भी करेक्ट है, क्योंकि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर टल्स का ही दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉलिड फ्यूल लॉन्चिंग व्हीकल इज डेवलप्ड एट। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन लॉन्चिंग व्हीकल, प्रक्षेपण यान। ये प्रक्षेपण यान के बारे में अपन ने पढ़ा है। प्रक्षेपण यान में सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल यूज होता है पीएसएलवी में। ठीक है, हमको मालूम है, पढ़ चुके हैं हम। जब एसएलवी था तो उसमें 4 चरणों में सिर्फ सॉलिड फ्यूल यूज होता था। तो ये जो सॉलिड फ्यूल है, ये जो सॉलिड फ्यूल है जो कि प्रक्षेपण यानों में उपयोग में आता है, लॉन्चिंग व्हीकल में यूज में आता है, ये कहाँ बनता है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है ये। इसके बारे में भी बात हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि इसरो के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं उनमें से किसी एक संस्था में बनता होगा, और कहाँ बनता होगा उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में बात करी है
कि किस प्रकार से सारी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, तो उसमें से जहां पर लॉन्चिंग व्हीकल असेंबल हो रहा है वहीं पर क्या हो रहा था, सॉलिड फ्यूल का भी निर्माण हो रहा था। तो इसमें से कौन सी जगह है जहां पर सॉलिड फ्यूल बनेगा? एलपीएससी में बनेगा क्या? नहीं, यहां तो क्या बनता है, लिक्विड फ्यूल। क्या है ये? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? तरल नोदन प्रणाली केंद्र, तरल नोदन प्रणाली केंद्र। यहां पर लिक्विड फ्यूल, क्रायोजेनिक इंजन, विकास इंजन बनाया जाता है। लेकिन सॉलिड फ्यूल कहाँ बनाया जाता है? सतीश धवन स्पेस सेंटर में, जहां से लॉन्च भी किया जाता है रॉकेट को, प्रक्षेपित भी किया जाता है रॉकेट को, वहीं पर सॉलिड फ्यूल भी बनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं इसमें, जिससे आपको समझ में आए कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार किए जाते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट वाला देखा, तो स्टेटमेंट वाले में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप स्टेटमेंट सही से पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको पढ़ना। क्योंकि हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम नीचे वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ते। हमें अगर जैसे ही ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही दिखे तो हम ऑप्शन में टिक कराते हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, या दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन हम क्या गलती कर देते हैं कि हम वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते। हम वो क्वेश्चन पढ़ के अगर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी गलत होने के चांस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर गलती होती है। असर्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, असेंबलिंग ऑफ रॉकेट इज डन एट सतीश धवन स्पेस सेंटर। देखिए, अभी बताया मैंने आपको, सतीश धवन स्पेस सेंटर में ही सॉलिड फ्यूल बन रहा है, वहीं से कंट्रोलिंग भी होती है और वहीं से क्या हो रहा है, असेंबल भी किया जाता है रॉकेट को। अभी असेंबलिंग ऑफ रॉकेट क्या है इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। असेंबलिंग का मतलब है कहीं से क्या आ रहा है, लिक्विड फ्यूल आ रहा है, सॉलिड फ्यूल वो बना रहा है, कहीं से सैटेलाइट आ रही है, किसी सेंटर से कुछ आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, इन सब को असेंबल एक जगह पर करेंगे। असेंबल कहाँ करेंगे? सतीश धवन स्पेस सेंटर पे, और जहाँ से उसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर असेंबल करवाते हैं आप, किसी दुकान से कंप्यूटर असेंबल करवाया तो उसका वो मदरबोर्ड किसी कंपनी का होगा, उसका कीबोर्ड किसी कंपनी का होगा, माउस किसी कंपनी का होगा, मॉनिटर किसी कंपनी का होगा, लेकिन वो आपस में जोड़कर कहाँ जाएगा, उस दुकान पे जुड़ेगा और फिर आपके घर पे जाएगा, ठीक है। तो वो दुकान है, वो दुकान क्या है यहाँ पर इस केस में, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, इसका पुराना नाम क्या था, श्रीहरिकोटा। इसका पुराना नाम क्या था, श्रीहरिकोटा रेंज। श्रीहरिकोटा रेंज इसका पुराना नाम था। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है अब, सतीश धवन स्पेस सेंटर कर दिया गया है। और बिल्कुल सही है, रॉकेट की असेंबलिंग कहाँ की जाती है, सतीश धवन स्पेस सेंटर में। तो ठीक है, अभी असर्शन तो सही दिख रहा है, ठीक है। देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है वो बता रहा हूँ, अभी असर्शन हमको सही दिख रहा है। रीजन में देखते हैं क्या है, रॉकेट आर लॉन्च्ड फ्रॉम लॉन्च पैड्स, लॉन्च लिखना रह गया है, रॉकेट आर लॉन्च फ्रॉम लॉन्च पैड्स अवेलेबल एट सतीश धवन स्पेस सेंटर। देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से अगर आप रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए लॉन्च पैड होना जरूरी है, नहीं ना? आपने देखा होगा जब रॉकेट लॉन्च होते हैं तो वो एक स्टील की एक फ्रेम होती है जिसमें ऐसे पकड़ के रखते हैं रॉकेट को, और जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है तो वो उससे होते हुए निकलता है। तो वही लॉन्च पैड्स हैं। तो वो कहाँ पर अवेलेबल है, ऑब्वियसली सतीश धवन स्पेस सेंटर पर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से अगर रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्च पैड तो वहीं होंगे। तो ठीक है, रीजन भी सही दिख रहा है, असर्शन भी सही दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और भी है, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है, असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट बट करेक्टली बट नॉट आना चाहिए, यहाँ पर नॉट लिखना भूल गए, बट नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, क्योंकि सी में सेम टू सेम वही चीज लिखी है,
असर्शन रीजन इज करेक्ट एंड इज करेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय रीजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट को ये वाला स्टेटमेंट बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये चीज आपको देखना है। देखिए, हम किसी भी चीज को असेंबल कहाँ करेंगे? जहां से उसका आखिरी काम होना है। कंप्यूटर को जब आप असेंबल कर रहे थे तो कंप्यूटर को आपने दुकान में असेंबल किया, क्योंकि दुकान से असेंबल होके आपके घर पे जाना है, वही आखिरी चीज है। तो सैटेलाइट के लिए आखिरी चीज क्या है? उसको लॉन्च कर देना, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, ठीक है? मतलब फिजिकली कोई काम नहीं है। तो जब फिजिकली कोई काम नहीं है तो लॉन्च पैड जहां अवेलेबल होंगे, जहां लॉन्च पैड अवेलेबल होंगे, वहीं पर उसको असेंबल करना सबसे सही होगा या नहीं? या मैं ऐसा करूं कि जहां पर लिक्विड फ्यूल बन रहा है वहां पर उसको असेंबल कर लूं, असेंबल करके फिर उसको श्रीहरिकोटा तक लेके जाऊं? नहीं, तो ये चीज तो मेरे लिए एफिशिएंट नहीं होगी। एफिशिएंट कौन सी चीज होगी मेरे लिए? जहां पर लॉन्च पैड है वहीं पर अगर मैं असेंबल करता हूं रॉकेट को, तो ये चीज मेरे लिए एफिशिएंट होगी। तो बिल्कुल सही बात है, यानी रीजन जो है बिल्कुल समझा पा रहा है असर्शन को, क्योंकि लॉन्च पैड अवेलेबल है सतीश धवन स्पेस सेंटर पर, इसलिए वहां पर रॉकेट को असेंबल किया जाता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूं कि सतीश धवन स्पेस सेंटर पर लॉन्च पैड अवेलेबल है, इसलिए मैं वहां पर रॉकेट को असेंबल करता हूं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो बिल्कुल समझा पा रहा है असर्शन को। समझ आया इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है? आपको ये चीज देखना है कि ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को उस स्टेटमेंट को क्या ये रीजन जस्टिफाई कर पा रहा है? अगर जस्टिफाई कर पा रहा है तो फिर मैं सी लगाऊंगा। अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो मैं लगाऊंगा कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपका रीजन वाली पावर है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो उसका रीजन परफेक्टली यही है या नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट। देखिए, ध्यान दीजिए, कमर्शलाइजेशन मतलब व्यापार करना, कमर्शलाइजेशन मतलब व्यापार करना। ठीक है, हम अंतरिक्ष की, जैसे सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल है, ये सारी चीजें जो भी अलग अलग चीजें हैं, उन सब का क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। हमारे पास पूरा एक स्पेस मार्केट है इंडिया का। ठीक है, तो अगर हम स्पेस से संबंधित कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट, इस पर ध्यान दें। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बहुत ज्यादा अच्छे से ये चीज बताई थी कि हम व्यापार दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं व्यापार, और एक डोमेस्टिक मार्केट में कर सकते हैं व्यापार। ठीक है, तो हमने दोनों के लिए अलग अलग कंपनियां बनाई हैं, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक आप भी सिर्फ इतना ही पढ़ते थे कि कमर्शलाइजेशन अगर आपने पढ़ लिया तो कमर्शलाइजेशन पढ़ के सीधे अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर आप टिक कराएंगे, क्योंकि कई जगहों पर और कई बुक्स में ये चीज लिखी हुई है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट इज डन बाय अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कमर्शलाइजेशन कर रहा है, और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड काउंसिल का गठन किया है, जिसके तहत डोमेस्टिक मार्केट में कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में अगर कमर्शलाइजेशन की बात आती है तो आप NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड काउंसिल की बात करेंगे, NSIL की बात करेंगे। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात आ रही है तो आप अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगर सिर्फ डोमेस्टिक लगा दिया उनने वर्ड, तो इसका आंसर
NSIL हो जाएगा, और इसी डोमेस्टिक की जगह अगर यहां पर इंटरनेशनल होता तो इसका आंसर हो जाता अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट फुली कमर्शलाइज सैटेलाइट लॉन्च अंडर NSIL। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए कौन सी कंपनी आई है? NSIL, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, स्पेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। इसके द्वारा पहली कमर्शियल कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है जो फुली कमर्शियल इसके द्वारा की गई है? वो सैटेलाइट का नाम है जो अभी अभी PSLV से भेजी गई है, PSLV C51 से भेजी गई है, वो है एमाजोनिया 1, जो कि ब्राजील फॉरेस्ट के लिए भेजी गई है। ब्राजील फॉरेस्ट का ये क्या करेगी? सर्वेक्षण करेगी, उसके लिए भेजी गई है अमेजोनिया 1। किसके तहत भेजी गई है? NSIL कंपनी के द्वारा भेजी गई। फुली कमर्शलाइज किसके द्वारा की गई है? NSIL के द्वारा की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट फुली कमर्शियल सैटेलाइट जो है NSIL के द्वारा जो पहली भेजी गई है वो अमेजोनिया 1 है। ये आपसे नहीं पूछेंगे कि किससे भेजी गई है, अगर पूछ ले तो पता होना चाहिए कि क्या PSLV से भेजी गई है। वैसे ज़्यादातर जो भी सैटेलाइट है PSLV के द्वारा ही भेजी जाती हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्क हॉर्स ऑफ इसरो क्या है, इसरो का लद्दू घोड़ा कौन है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मिशन शक्ति इज अंडर। मिशन शक्ति एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट इंडिया का, मिशन शक्ति। इसमें क्या होता है? मिशन शक्ति के अंतर्गत क्या है कि एक ऐसी मिसाइल बनाई गई है जो स्पेस में जाकर किसी सैटेलाइट को भी निशाना बना सकती है। इस मिशन के तहत क्या एक ऐसी मिसाइल बनाई गई है जो स्पेस में जाकर भी किसी सैटेलाइट को हिट कर सकती है। अभी हमारे पास किस किस तरीके की मिसाइल थी? ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल थी, ग्राउंड टू एयर मिसाइल थी, एयर टू एयर मिसाइल थी। इस प्रकार की मिसाइल्स हमारे पास अवेलेबल थी। अब हमारे पास ग्राउंड टू स्पेस में, ग्राउंड से लेकर स्पेस में मार करने वाली मिसाइल अवेलेबल है। तो अब जब मैंने आपको बता दिया कि मिसाइल से संबंधित चीज है, तो आप मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं कि मिशन शक्ति जो है वो DRDO के अंतर्गत आता है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। ओके, DRDO, इसका आंसर क्या होगा? DRDO। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया 1969 में बनाया गया था, कौन सा? तारापुर, महाराष्ट्र। इसमें तो कुछ भी बताने वाली बात नहीं है कि तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का बनाया गया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर से नेक्स्ट वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। आपको ध्यान देना है कि क्या बताना है, इसमें से करेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडियन लॉन्च व्हीकल इज रोहिणी। ओके, ये मालूम चला हमको क्या कि इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडियन लॉन्च व्हीकल। देखिए, इंडियन लॉन्च व्हीकल कौन कौन से थे? SLV, ASLV, PSLV, GSLV, और सबसे पहला कौन सा है इंडिया का? SLV। क्या SLV से लॉन्च किया गया था रोहिणी? लेकिन नीचे वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नीचे वाला स्टेटमेंट कह रहा है ASLV इज यूज्ड टू लॉन्च रोहिणी। तो अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट से लॉन्च किया जाने वाला सैटेलाइट कौन सा था? बिल्कुल सही बात है, रोहिणी ही था। रोहिणी ही था जो सबसे पहली बार इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था, और वो लॉन्च व्हीकल था SLV-3। SLV-3 के द्वारा उसको लॉन्च किया गया था, ना कि ASLV के द्वारा। तो स्टेटमेंट 2 तो आपका गलत दिख रहा है, स्टेटमेंट 1 सही दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। इसमें तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स। अगर यहाँ लिखा होता SLV-3 तो ये दोनों सही हो जाते, लेकिन अभी लिखा हुआ है ASLV इज यूज्ड टू लॉन्च रोहिणी,
तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम। अब आपको इसमें मैच करना है कि कौन सी संस्था कौन सा काम करती है। ठीक है, देखते हैं जरा। सबसे पहला ISDN, ISDN का क्या काम है? ISDN क्या काम है बताइए। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको, चलिए इनको सॉल्व करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। 4 हैं ये, आप कभी भी ऑप्शन में देख लेना, कहीं ना कहीं ऐसा होगा जरूर कि आप सिर्फ एक के कारण इधर उधर फंसे होंगे, बाकी सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको सही आंसर तक पहुंचा दें। जैसे मान लीजिए आपको, ऐसा मान लीजिए कि आपको नहीं पता कि ISDN क्या करता है, मान लीजिए, लेकिन सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में मालूम है कि वो क्या काम करता है, क्या काम करता है, सॉलिड फ्यूल बनाने का काम करता है। ठीक है, कौन कौन से काम करता है, लॉन्च करने का काम करता है, सॉलिड फ्यूल बनाने का काम करता है, कंट्रोलिंग का भी काम करता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्च करने का काम और सॉलिड फ्यूल बनाने का काम। ठीक है, तो देखते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर इसमें से कौन कौन से काम कर सकता है। ठीक है, कंट्रोलिंग वाला काम कर सकता है, सॉलिड फ्यूल वाला काम कर सकता है, ये दोनों काम तो वो नहीं करता। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली सॉलिड फ्यूल वाला काम करेगा, कंट्रोलिंग भी 3rd नंबर पे आएगा। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर क्या काम करता है, क्रायोजेनिक फ्यूल बनाने का, लिक्विड फ्यूल बनाने का। बाकी इनमें से कुछ और काम कर सकता है क्या, नहीं, तो लिक्विड फ्यूल बनाने का। अब देखिए 2 ऐसी चीज थी जिनके बारे में आपको 100% मालूम है कि ये किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो देखिए 2 का B, मतलब B जो है वो 2 का आने वाला है और C जो है वो 3 का आने वाला है। तो देखते हैं ऐसा कितने ऑप्शंस में है, ऐसा कितने ऑप्शंस में है जिसमें B का आंसर 2 है और C का आंसर 3 है। तो B का आंसर 2 इसमें है और किसी में है क्या, नहीं है। चलो देखते हैं C का आंसर 3 में किस में है, C का आंसर 3 इन दोनों में है। ठीक है, तो अब आपके ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B, बस ये 2 आंसर हो सकते हैं और कोई सा आंसर नहीं हो सकता, पहली चीज। ठीक है, तो देखता हूं B का आंसर नंबर 1 हो सकता है क्या, B का आंसर नंबर 1 हो सकता है क्या, सॉलिड फ्यूल ISDN बनाता है क्या, बिल्कुल नहीं बनाता। तो इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस प्रकार से आप ऐसे मैच द कॉलम वाले आंसर निकाल सकते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, A का 1। ISDN क्या काम करता है, कंट्रोलिंग का। ISAC इंडियन सैटेलाइट सेंटर क्या काम करता है, सैटेलाइट बनाने का, उसका फुल फॉर्म ही है इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर। तो ये क्या काम करेगा, सैटेलाइट बनाने का काम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट। ध्यान दीजिए, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट की बात हम बाद में करेंगे। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट है स्प्राइट्स। कलाम सेट मत लगाइएगा, कलाम सेट जो है वो वर्ल्ड की सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट है। ये वर्ल्ड की लाइटेस्ट सैटेलाइट है, जो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ल्ड लाइटेस्ट सैटेलाइट इज कलाम सेट। दोनों में मैंने साथ में इसलिए रखा है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान की बात करेगा, सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है आपका स्प्राइट्स और सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट है आपकी कलाम सेट। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट क्या है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कलाम सेट था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट आपका स्प्राइट्स है और सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट जो है वो आपकी कलाम सेट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसरो एस्टैब्लिश्ड इन 1969। अब ये वाली चीज़ तो बताने की बची नहीं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। इसरो वर्क्स, देखिए ये चीज़ गलत लिखी हो गई है, ये वर्कड लिखवाया था, वर्क्स लिखा हो गया है, कोई बात नहीं। इसरो वर्कड अंडर एटॉमिक डिपार्टमेंट, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। देखिए मैंने इसको वर्कड क्यों किया, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश भी काम आ जाती है। वर्कड का मतलब है किया था, वर्क्स का मतलब है कर रहा है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको वर्क्स के हिसाब से देखूंगा, वर्क्स के हिसाब से देखूंगा तो इसका आंसर अलग हो जाएगा, वर्कड के हिसाब से देखूंगा तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए पहला स्टेटमेंट तो मुझे सही दिख रहा है,
कि 1969 है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, इसरो वर्क्स अंडर एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, क्या इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम कर रहा है? नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है स्पेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है इसरो, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके हिसाब से अगर देखूं, इसके हिसाब से अगर देखूं तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहां पर लिखा होता वर्कड, अब क्या होता? वर्कड अगर लिखा होता तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा भी सही हो जाता। क्यों? क्योंकि वर्कड मतलब किया था। क्या इसरो ने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम किया था? बिल्कुल किया था। 1969 से लेकर 1972 तक इसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, जब सही मायने में कहना चाहिए कि इसरो की जो स्थापना हुई थी, इसरो की जब स्थापना हुई थी 1969 में, तो वो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही हुई थी, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही हुई थी, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही इसरो की स्थापना हुई थी। वो तो 1972 में स्पेस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अलग बना दिया गया था स्पेस कमीशन के अंतर्गत। तब इसरो किसके अंतर्गत चला गया था? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। तो देखिए ये वर्क्स और वर्कड ने ऑप्शन ही अलग कर दिए। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है अगर आप इंग्लिश में देंगे, क्योंकि हिंदी में तो था और है में अंतर समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपको इंग्लिश भी आनी पड़ेगी, वर्क्स और वर्कड। इसलिए अगर आप चाहें तो हिंदी साइड वाला भी पढ़ के देख लेना, क्योंकि वो ज़रूर, और हिंदी वाला तो आपको पढ़ के देखना ही पड़ेगा, क्योंकि पीएससी क्या मानने वाली है? हिंदी वाले को ही सही मानेगी। तो आप हिंदी वाला तो ज़रूर ही पढ़ कर देखें, ठीक है। तो ये वर्क्स और वर्कड में अंतर आ जाएगा। वर्कड वाला अगर रहेगा तो बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे, अकेला अगर वर्क्स रहता तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, रीजनल नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। रीजनल नेविगेशन ऑफ इंडिया क्या है? IRNSS इसमें नहीं दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो IRNSS का नया नाम दिया हुआ है इसमें, नाविक, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन। क्या फुल फॉर्म है नाविक का? नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन। IRNSS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, इसी का ही नया नाम क्या कर दिया गया है? नाविक। तो इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? नाविक। ग्लोनास रशिया का है, कंपास चाइना का है, GPS अमेरिका का है। ओके, नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? कलाम सेट इज लॉन्च्ड बाय नासा। देखिए अब कलाम सेट क्या है? सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट है तो इसके लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए पड़ेगा और किसी ना किसी को इसको लॉन्च भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कलाम सेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या नासा के द्वारा? कलाम सेट बनाया कौन ने? एक लड़का है निफात शरूक, ठीक है, तमिलनाडु का है, जिसने वर्ल्ड की सबसे, इंडिया का ही है, तो उसने कलाम सेट सैटेलाइट बनाई थी। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि नासा द्वारा नहीं, इसरो द्वारा उसको लॉन्च किया गया होगा, लेकिन कलाम सेट सैटेलाइट जो बनी थी, जो सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट है, उसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अब कलाम सेट, इसने V2 है, ये कलाम सेट V2 अगर लिखा हो यहाँ, क्योंकि दोनों में एक ही नाम नहीं लिख सकते, वो V2 लिखा नहीं हो पाया, कलाम सेट V2 इज लॉन्च्ड बाय इसरो। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। कलाम सेट इज लॉन्च्ड बाय नासा, कलाम सेट को नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, और कलाम सेट V2 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ अकेला कलाम सेट लिखा है तो ओनली 1 इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसा मत करिए, ऐसा ही याद रखिए, कलाम सेट V2 रखिए, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ अलग से भी पूछी जा सकती है। कलाम सेट V2 इज लॉन्च्ड बाय इसरो, बट कलाम सेट इज लॉन्च्ड बाय नासा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एस्ट्रोसैट इज नॉट यूजिंग। अब ये एस्ट्रोसैट क्या है? एस्ट्रोसैट भारत की पहली खगोलीय खोज करने वाली सैटेलाइट है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज की खोज करने के लिए एक
सैटेलाइट हमने बनाई है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, जो अभी वर्किंग कंडीशन में है, स्पेस में है। और ये क्या कर रही है, ये मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड का उपयोग कर रही है। मतलब ये एक्सरे, ऑप्टिकल रे और यूवी रे, इन तीनों रेस के इस्तेमाल से सेलेस्टियल बॉडीज की क्या करेगी, खोज करने की कोशिश करेगी। और ये इंडिया की मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड वाली सैटेलाइट है जो माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं कर रही है, बाकी एक्सरे, यूवी रे और ऑप्टिकल रे का इस्तेमाल कर रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है एस्ट्रोसैट, पहली खगोलीय खोज करने वाली भारत की सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्टर ऑफ इसरो। आप सभी को मालूम है डायरेक्टर ऑफ इसरो कौन है, डॉक्टर K7। आप सभी जानते हैं कौन है, डॉक्टर K7। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें कहीं पर भी डॉक्टर K7 लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है डायरेक्टर ऑफ इसरो, कौन है डायरेक्टर ऑफ इसरो, डॉक्टर K7। लेकिन हमको डॉक्टर K7 ही मालूम है, हमको ये नहीं मालूम इस K का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पीएससी ऐसी जगहों पर फोकस ज़्यादा करती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस K का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि वो इस प्रकार के ऑप्शन डाल देगी, डॉक्टर कैलाशदेवो, डॉक्टर कौपिली। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज होते रहिए कि इन दोनों में से क्या सही है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से सही है ये तो मान सकते हैं, ठीक है, ये भी सही हो सकता, ये सही नहीं हो सकता और ये सही नहीं हो सकता, ये तो मान लिया, लेकिन इन दोनों में से फिर आपको तुक्का मारना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप तुक्का मारें, आप पहले से ही पता रखें कि K का फुल फॉर्म क्या है, कैलाशदेवो, ठीक है, पूरा नाम क्या है उनका, डॉक्टर कैलाशदेवो 7, डॉक्टर K7। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीएससी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट इज लॉन्च्ड बाय। देखिए हम सबको ये तो मालूम है कि इंडिया द्वारा सबसे पहला लॉन्च किया जाने वाला सैटेलाइट कौन सा है, आर्यभट्ट है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि आर्यभट्ट जो सैटेलाइट थी, आर्यभट्ट जो सैटेलाइट थी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस की है ये चीज़ कि जो सबसे पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, उसको बनाया तो इंडिया ने था, लेकिन उस समय तक भारत के पास लॉन्चिंग व्हीकल ही नहीं थे, तो लॉन्च कहाँ से करेगी। उस समय तो हमारे जो SLV था जिसको हम बनाने की और अग्रसर थे, वो तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में था, तो उसके थ्रू तो हम इसको लॉन्च ही नहीं कर सकते थे। तो हमने इसको रशिया की मदद से लॉन्च किया था, रशिया के कॉस्मोस के द्वारा हमने हमारे पहले सैटेलाइट, भारत के पहले फैब्रिकेटेड सैटेलाइट आर्यभट्ट को हमने रशिया की मदद से लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इनकॉस्पार चेयरमैन। इनकॉस्पार के बारे में हमने बात की है। इनकॉस्पार फुल फॉर्म क्या है इनकॉस्पार का, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। तो ये वो कमिटी है जिसने भारत में स्पेस प्रोग्राम चालू किया था। तो ऑब्वियसली भारत का स्पेस प्रोग्राम किसकी अध्यक्षता में चालू हुआ था, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। इनकॉस्पार क्या है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। स्पेस प्रोग्राम चालू किया था इस कमेटी ने, इनकॉस्पार ने 1962 में, जब इस कमेटी का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, विक्रम साराभाई की, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की अध्यक्षता में इनकॉस्पार कमेटी बनी थी, जिसमें स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नहीं है, ओके, इतना ही है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस भले ही कठिन ना हो, अलग ना हो, इंपॉर्टेंट लेकिन इन क्वेश्चनों में ये था कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और इन सभी में से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्पेस वाली फील्ड से, इसरो के संबंधित किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते टाइम। आई होप आपको इस लेक्चर से ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।